अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई है, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि अगले लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा, मगर आज पार्टी चेयरमैन की जानिब से आइंदा की हिकमत अमली को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पेशावर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए एक बार फिर इदारों को मुखातिब किए बगैर न्यूट्रल्स न रहने का बयानिया दोहराया है। साथ ही साथ इमरान खान ने इस बात का एतराफ भी कर लिया है कि पिछली बार लॉन्ग मार्च के दौरान मुकम्मल तैयारी नहीं थी, जबकि इस बार वो मुकम्मल तैयारी के साथ निकलेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे। प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है पुरअमन एहतजाज करें, तो हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं और उसके बाद जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की गई है और इस दरखास्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो ये है कि वज़ारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और होम सेक्रेटरीज़ को फरीक बनाते। दरखास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत हुक्म दे कि PTI को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त है। PTI के एहतजाज के रास्ते में किसी शहर में रुकावटें खड़ी ना की जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया कि अदालत हुक्म दे कि PTI के किसी कारकुन और रहनुमा को गिरफ्तार या उस पर तशद्दुद ना किया जाए, PTI के खिलाफ डराने वाले हथकंडे और घरों पर छापे ना मारे जाएं, अवाम की नकलो हरकत को किसी तौर पर किसी शहर में ना रोका जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत हुक्म दे एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ पेश करते हुए इस्तदा की गई है कि आइन के आर्टिकल 4, 5, 8, 9, 10, इसी तरह 14, 15, 16, 17 और 19 बुनियादी हुकूक की गारंटी देते हैं। इन आर्टिकल्स में दिए हुकूक को ख़त्म नहीं कर सकते। इस पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। पुरअमन शहरियों को गिरफ्तार करना आर्टिकल 9 और 10 की खिलाफ वर्जी है। जमहूरी मुतालबात को हासिल करने के लिए शहरी एहतजाज का हक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अवामी हुकूक के मुहाफ़िज़ के तौर पर किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन और मुस्तकबिल के बारे में कोई भी वाज़ेह ऐलान सामने ना आने के बाद बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं। क्या इमरान खान सियासी मामलात में अदालत को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं? क्या इमरान खान को वफाकी दारुल हुकूमत में धरना देने की इजाज़त देगी? क्या अदालती उज़्मा अदालती हुक्म अदूली के बावजूद एक बार फिर हुकूमत को इमरान खान का मार्च ना रोकने का हुक्म जारी करेगी? क्या इमरान खान अदालत को मदद के लिए पुकार रहे हैं? चंद ऐसे ही सवालात गुज़श्ता रोज़ लीगी नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से भी उठाए गए। अदब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं अदलिया को डिक्टेट ना कर सकती हूँ ना करूंगी। मोहतरम इदारा है, पाकिस्तान का इदारा। रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी गंदी और इंतशारी सियासत का हिस्सा मत बने। अदलिया के चंद जजेस को भी साकिब निसार बनाने का इरादा। और सवाल तो ये भी है कि 6 रोज़ का अल्टीमेटम गुजरने के बावजूद इमरान खान कोई मौसर लाएअमल पेश क्यों नहीं कर सके? क्या अदालती पटिशन की आड़ में वो तैयारी के लिए मजीद मोहलत चाहते हैं? क्या इमरान खान के पास कोई प्लान बी मौजूद नहीं है? क्या मजीद वक्त लेकर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात दूर करना मकसूद है? क्या इमरान खान अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर इमरान खान को इस बात का इदराक हो गया है कि अब की बार 2014 की तरह 126 रोज़ का धरना देना उनके बस में नहीं है और मायूसी की हालत में वो इदारों को मदद के लिए पुकार रहे हैं? इन्हीं सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुहेल वड़ाइच साहब, 6 रोज़ की डेडलाइन गुजरने के बाद अगले लाहेअमल को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया गया है। क्या समझा जाए कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी दी गई डेडलाइन से पीछे हट रहे हैं? लेकिन थाट्स दे रहे हैं। PTI भी एक सियासी जमात है, बड़ी मकबूल सियासी जमात है, उसको अपनी हिकमत अमली तय करने का हक है। और वो मेरा ख़्याल है कि 2 चीज़ों पे ज़ाहिर है उनकी दोबारा से हिकमत अमली तय कर रहे हैं, एक इस्तीफ़ों पर और दूसरा डेट पर। और ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च जिस तरह से वो करना चाहते हैं, वो तो ये करना चाहते हैं कि जब हम लॉन्ग मार्च करें तो वो इतना इफ़ेक्टिव हो कि फिर उसके बाद हम डेट लेके उठें। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा क्राउड जमा कर सकेंगे कि जिससे वो डेट लेके उठें और सीज कर लें कैपिटल को। और इसके लिए उनकी जो ये अपील है कि मैं सुप्रीम कोर्ट उनको फ्री हैंड दे और सुप्रीम कोर्ट उनको एक्सेस दे, मेरा ख़्याल है कि पहले से इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से धरने की इजाज़त देना मेरा ख़्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। हाँ, फ्री एक्सेस, फ्री मार्च, फ्री टू असम्बल, ये तो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी इजाज़त है और ये होना चाहिए। लेकिन इससे आगे धरना जो है ये मेरा ख़्याल है कि गैर कानूनी है, गैर सियासी है और ये एक तरह से हुकूमत को धमकी है, हुकूमत का मुआसरा है, ये नहीं होना चाहिए। सुहेल साहब, इसके साथ साथ बार बार इमरान खान साहब अपनी तैयारी ना होने का एतराफ़ भी करते हैं। मतलब यूँ तासुर मिलता है कि जैसे इस बार इम्तहान खासा कड़ा है, खासा मुश्किल है। क्या पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या
इन्विजिलेटर्स ताउन नहीं कर रहा है? सही कह रहे हैं आप। असल में पीटीआई को इस तरह की जो सियासत है उसका तजर्बा नहीं, उन्हें हर रास्ता खुला मिला है। उनके हाँ लॉन्ग मार्च भी सुबह चले जाते थे, रात आ जाते थे। उन्हें लाठीचार्ज, आंसू गैस, कैदोबंद, कोड़े, ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। और अब जब पहली दफ़ा उनकी आंख खुली है और इस तरह के हालात हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए ये मुश्किल है, ये पर्चा बड़ा मुश्किल है, इम्तिहान बड़ा मुश्किल है। सियासत का मैदान वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। पीटीआई इस मैदान से गुज़रे बग़ैर ही इक़्तिदार में चली गई थी, लेकिन अब उन्हें इससे गुज़रना पड़ रहा है। तो मेरा ख़्याल है इससे उन्हें गुज़रना पड़ेगा, उन्हें इन मुश्किलात का सामना करना पड़े। उन्हें इदराक होना चाहिए कि इनसे गुज़रेंगे तो फिर इस सियासत में कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, आपने माजी की सियासी तारीख, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली हैं, आप तो उसके एनी शाहिद हैं, और आपने देखा कि MRD के अंदर भी मतलब मार्च का धरने के अलावा या जलसे के अलावा कोई प्लान बी भी होता है, और उस प्लान बी के अंदर जेल भरो तहरीक जैसी स्ट्रैटेजी भी होती है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब के पास सिर्फ धरना है, लॉन्ग मार्च है, बल्कि सिट इन ही है, अगर 126 रोज के धरने की बात भी की जाए, इसके अलावा कोई प्लान बी नहीं है उनके पास? देखें, जो एक हार्डन्ड वर्कर्स होते हैं ना, जो पाबंदियों के बावजूद हर जगह पहुंच जाते हैं, जो पाबंदियां तोड़ देते हैं, जो लाठीचार्ज सह लेते हैं, जो आंसू गैस में से गुजर जाते हैं। मोहतरमा के लॉन्ग मार्च हमारे सामने है कि वो आंसू गैस बरस्ती में पहुंच गई थी लियाकत बाग। और इसी तरह हमारे पास नवाज़ शरीफ का धरना मौजूद है, नवाज़ शरीफ का लॉन्ग मार्च मौजूद है। तो पीटीआई अभी इस ट्रेनिंग से नहीं गुजरी, पीटीआई को अभी ये ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास ऐसे वर्कर नहीं है जो इस सारी सूरत हाल से, और वो वायलेंस की तरफ चले जाते हैं। पहले ये था कि पहले लोग लाठीचार्ज खाते थे, लाठीचार्ज भी बर्दाश्त करते थे, आंसू गैस भी करते थे, लेकिन आगे से असला नहीं चलाते थे, ना आगे से मुज़ाहमत ही करते थे। तो यही वाहिद तरीका होता है सियासतदानों का, सियासी कारकुनों का। तो मेरा ख्याल है कि इमरान की पार्टी को भी ये सीखना चाहिए। जी सुरेंद्र साहब, एक तासुर मिल रहा है कि इमरान खान साहब इस अदालती पटिशन के रास्ते टाइम बाय करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रिपेयर्डनेस नहीं है जिसको वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। फिर उसके अलावा शायद कुछ उनका इन हाउस को प्रॉब्लम भी है, हाउस इन ऑर्डर भी करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है ये टाइम बाय करने के पीछे क्या मसलहत हो सकती है? ये वक्त क्यों मांग रहे हैं, मोहलत क्यों चाहिए इमरान खान साहब को? नहीं, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, जितनी आपने एक्सक्यूज़ेस दिए हैं सारे दुरुस्त हैं। वो टाइम भी बाय करना चाहते हैं, पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि अब जब वो डेट दें तो लोग पहुँचे, ये भी चाहते हैं कि बड़ा क्राउड हो। ये सारा कुछ करने के लिए वक्त की ज़रूरत है, और वो वक्त जाके बैठे हुए हैं, आपको पता है, केपी में। और केपी से उनका ख्याल है कि केपी में चूँकि उनकी गवर्नमेंट भी है, उनकी वहाँ स्ट्रेंथ भी है, तो वो चाहते हैं कि केपी से बड़ा ग्रो जाए और जाके वो कैप्चर करे जाके। तो देखें इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपने पूरे हथकंडे इस्तेमाल करेगी कि ये क्राउड ना जमा हो, सीज ना हो, कैपिटल जो है उसका मुहासरा ना हो। लेकिन सुरेंद्र साहब, इन 6 रोज़ के अंदर कोई तैयारी तो दिखाई नहीं दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मतलब मुल्क के तूल अर्ज में इमरान खान साहब, जैसे आपने इशारा किया कि केपी में बैठे हुए हैं, पंजाब के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, कराची से 14 MNAs का मैंडेट मिला, वहाँ कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही। तो अगर इसी तरह ये प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी तो क्या 6 रोज़ बाद वो वापस आ सकेंगे? और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि जिस वक्त वो यहाँ से वापस गए थे इस्लामाबाद से मार्च को ख़त्म करके और अगली डेडलाइन देकर गए थे, तो उन्होंने तासुर ये दिया कि कोई डील नहीं हुई, किसी डील के नतीजे में ऐसा नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि अब वो किसी डील के इंतजार में? देखिए, असल में उन्होंने जो सारे अपने तीर थे ना, वो वक्त से पहले चला दिए। लॉन्ग मार्च बिल्कुल आखिर में जाके किया जाता है, और फिर इसी तरह जो इस्तीफ़े हैं बिल्कुल आखिर में जाके दिए जाते हैं। उन्होंने पहले दिन से ही अपनी स्ट्रेटजी ये रखी कि मैं इस्तीफ़े दूंगा तो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए फिर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी डिज़ाल्व करनी चाहिए थी। उनकी जहाँ जहाँ हुकूमत है सारी डिज़ाल्व करते, फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाते। अभी तक तो वो पंजाब के बारे में भी फ़ैसला नहीं कर सके, यहाँ से भी इस्तीफ़े नहीं दिए। तो उनकी जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर भी काफ़ी तज़ादात हैं कि वो असल में करना क्या चाहते हैं। असल में क्या वो इलेक्शन के लिए सारी कश्तियाँ जलाना चाहते हैं तो फिर जलाएं। अभी तक सारी कश्तियाँ भी नहीं जलाई, जो सबसे बड़ी कश्ती थी वो जला दी है, यानी कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों वाला। लॉन्ग मार्च कर दिया है, अब क्या फ़ाइनल, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो कुछ भी
कोई बड़ा कार्ड और रह नहीं गया जो वो खेले। तो आपको कहीं से कोई गैबी मदद आने की तवक्को है, कोई दीदा नादीदा कुव्वतें जो इस में जान डाल सकें? डेफिनेटली गैबी मदद, ये गैबी मदद है, उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, ये गैबी मदद ही होती है। इसकी मदद से वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी स्ट्रेटजी को सोच समझ के, इतनी जज्बाती नहीं होना चाहिए, इतना तेज़ ना करें, इतनी जारहाना इनिंग्स ना खेलें। अवाम इतनी जारहाना इनिंग्स के साथ नहीं खेल सकते, इनिंग्स को आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करना चाहिए। जितनी तेज़ी से वो इनिंग्स खेलते हैं, इतनी तेज़ी से अवाम इनिंग्स खेलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए सुहेल बड़ाई साहब, दूसरी तरफ हुकूमत के लिए भी हुकूमत करना फूलों की सेज दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि IMF बार बार डू मोर का मुतालबा कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, अशिया खुरोनोश बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जिस तरह से आ रही है, आने वाले दिनों में मजीद तवक्को भी है। तो आपको क्या लगता है कि और फिर ऐसे में अगर इमरान खान साहब दोबारा आ जाते हैं तो हुकूमत की मुश्किलात तो मजीद बढ़ जाएंगी, तो ऐसे हालात में हुकूमत करना कितना मुमकिन है? ये हुकूमत भी बहुत मुश्किल है और वाकई, लेकिन मुझे ये लगता है कि IMF से इनका मुआहदा हो जाएगा और इनकी मुआशी मुश्किलात अगर थोड़ी कम हो जाएं तो फिर ये हुकूमत चला लेंगे। और मईशत ही इनका बड़ा मसला है। देखें क्या मईशत, सऊदी अरब से कोई इमदाद मिलती है, तुर्की के साथ क्या मुआहदा होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अगर इनमें कोई रिलीफ मिलता है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो चलता जाएगा आगे को। तो आपको लगता है कि हुकूमत अपनी आईनी मदद पूरी करेगी? क्योंकि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा कि वो तो तैयार है, बस हुकूमत जब कहेगी वो इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर देंगे। मेरा ख्याल है कि अब अगले साल तक तो इलेक्शन जाते हुए नज़र आते हैं। अब नवंबर से पहले इम्कान नहीं है इलेक्शन का। और सर, अगर नवंबर से पहले इलेक्शंस नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है कि नवंबर के अंदर जिस इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात की जा रही थी और जिसका डर इमरान खान साहब को भी था, और वो कहते हैं कि जून में इलेक्शंस अनाउंस किए जाएं, और अगर हुकूमत वो कर देती है तो फिर इस हुकूमत को भी दवाम समझे? देखें, वो डेट भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है सियासत की नज़र में, सियासतदानों की नज़र में, और मेरा ख्याल है उस डेट से भी काफ़ी तल्लक है। लेकिन तल्लक ये भी है कि क्या मईशत स्टेबल हो जाती है तो फिर तो ज़ाहिर है अगले साल ही इलेक्शन होंगे। अगर मईशत स्टेबल ना हुई, कोई और हादसा पेश आ गया, कोई मुआशी बहरान ऐसा आ गया, तो फिर उससे पहले भी मुमकिन है। फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी इलेक्शन 3 महीने के बाद हो जाएंगे। ठीक है, लास्टली सर ये फरमाइएगा कि देखिए इस वक्त तो एक सियासी डेडलॉक है, कोई डायलॉग की पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है, कोई बार्गेन। उसकी बहुत बड़ी वजह इमरान खान साहब की अपनी रिजिडिटी भी है शायद, लेकिन आपको लग रहा है कि जब वो न्यूट्रल्स की बात करते हैं, अदालत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसालहतकार का किरदार अदा कर रहा है बैकडोर, या वो करने के लिए तैयार हो जाएगा मुस्तकबिल करीब में जो डिमांड की जा रही है? देखिए रेहान तारक साहब, ख्वाहिश तो मौजूद है कि कोई मसालियत का रास्ता निकले। जब ख्वाहिश मौजूद होती है तो मसालियतकार भी सामने आ जाते हैं। डेफिनेटली हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश होगी कि मुल्क जो है वो अच्छी रफ्तार से चले, बेहतर हो, इसके अंदर बहरान ना आए, तो डेफिनेटली वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कितनी हेल्प कर सकते हैं ये डिपेंड करता है इमरान खान पे, क्योंकि इमरान खान कितनी स्पेस देते हैं उन लोगों को, कितना अपने मौक़िफ़ जो है उससे पीछे हटते हैं। अगर तो वो अपने मौक़िफ़ से मसलन इस्तीफ़े वापस ले लें अगर, तो बहुत बड़ी मसालियत होगी, बहुत बड़ा मुल्क का लिए फ़ायदा हो जाएगा। और इसी तरह अगर वो ये तय कर लेते हैं कि चलो 1 साल हुकूमत कह रही है कि 1 साल के बाद इलेक्शन करवाते हैं, इमरान खान साहब 3 महीने 4 महीने कह रहे हैं, तो 8 महीने 9 महीने पे मसालियत हो सकती है। तो इस तरह से मसालियत का रास्ता तो खुला है। सवाल तो ये है कि कोई इसके लिए तैयार हो। इमरान खान भी थोड़ी जो है लचक पैदा करें, हुकूमत भी लचक पैदा करे और मसालियतकार दिलचस्पी पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच का बड़ा डिसीजन भी आया है। इस डिसीजन के बाद क्या तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, असेंबली में वापस जाएगी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से दायर दरखास्त पर 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया गया, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इख्तलाफी नोट भी सामने आया। और जस्टिस याहिया अफरीदी ये कहते हैं कि मैं इस बात पर आमादा नहीं कि इमरान खान के खिलाफ अदालत में
को वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है और लॉन्ग मार्च के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। अब एक जानिब तहरीक इंसाफ कोई मौसर हिकमत अमली मुरतब करने में नाकाम दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत बड़ी तेजी से आईनी और कानूनी मामलात को पार्लिमानी अंदाज में आगे बढ़ा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबरान ने हल्फ उठा लिया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पैनल भी मुकम्मल हो गया है। आज तकरीब में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का केस साबिक डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया, जबकि उनके पास ये मामला आएगा तो। उधर फवाद चौधरी ने भी इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन राजा रियाज के दस्तखत से आया हुआ है, वो क्या इंसाफ करेगा, इसके तहत इलेक्शन कैसे होंगे। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कहते हैं वो आपके सामने रखता है। ये इलेक्शन कमीशन जो राजा रियाज का नॉमिनेटेड इलेक्शन कमीशन है, उसको कौन जो है वो तस्लीम करेगा। अब इस इलेक्शन कमीशन को रिप्लेस करना है, हम उसके लिए बिल्कुल नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उनके साथ बैठेंगे। नए इलेक्शन की टर्म्स क्या होनी चाहिए, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, उसके लिए भी हम जो है उनके साथ बैठेंगे। तो हमको मिलिटेंट पार्टी नहीं है, ना ही हम होना चाहिए, और इसीलिए हम मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसके लिए मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उस पर फवाद चौधरी साहब का रद्दअमल आपने देखा। अब हुकूमत तो बहुत तेजी से कानून साजी कर रही है। नैब कवानीन में तरामीम के साथ साथ इलेक्शन एक्ट 2017 में भी तरामीम कर दी गई है, जबकि इमरान खान असम्बलियों में जाने या इस्तीफा देने के हवाले से कंफ्यूजन का शिकार है और अपने अराकीन को स्पीकर असम्बली के पास जाकर इस्तीफों की तस्दीक से मना कर रहे हैं। इमरान खान ने सिलसिलावार ट्वीट्स करते हुए एक बार फिर इदारों से मदद हासिल करने का मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि क्राइम मिनिस्टर फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन के जरिए रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके अपने और अपने अहले खाना की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर पर बयान जारी करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि FIA मुकदमे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की गरज से ज़िमनी रेफरेंस में दाखिल करने की आड़ में क्राइम मिनिस्टर के इमा पर मुकदमे का चालान वापस ले चुका है। उन्होंने कहा कि FIA की जानिब से यह कहकर मुकदमे के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अदम हाजिरी की बुनियाद पर फारिग किया गया। अदालत उज़्मा के रूबरू पूरी ढटाई से सफ़ेद झूठ बोला गया। हालांकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स FIA अदालत में मुकदमे की तमाम तारीखों पर मौजूद हैं। इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल आपके सामने। इमरान खान तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अदलिया पर प्रेशर भी डाल रहे हैं, उधर हुकूमत बड़ी तेजी से कानून साजी कर रही है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और ममता कानून सेनेटर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन हुई है आज, वैसे अदालत के पास 5 रुकनी बेंच का एक बड़ा डिसीजन भी आया है, जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी है। आप पिटिशन दे के अदालत से कोई ब्लैंकेट ऑर्डर जारी कराना चाहते हैं? बिल्कुल, हर शहरी का हक है कि वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो प्रोटेस्ट भी करे, वो जलसे भी करे, वो जुलूस भी निकाले, पुरअमन रहें, लेकिन ये हक किसी से छीना नहीं जा सकता। हर शहरी का ये हक है। अब हमने देखा कि पिछली जो मार्च करनी थी, हमने जो असेंबली करनी थी, जो इस्लामाबाद, और लोग जाना चाहते थे, भरपूर पूरे पाकिस्तान से जाना चाहते थे, लेकिन एक अजम्पशन कर ली गई, गलत अजम्पशन, किसी बेबुनियाद किस्म की अजम्पशन और प्रिजम्पशन, जिसके अंदर हुकूमत ने ये कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो मार्च है, ये जो असेंबली है, ये जलसा जो है ये पुरअमन नहीं होगा, इसमें ज़रूर तोड़ फोड़ होगी। एक रास्ता ये होता है कि आप कहें कि ठीक है, मैं अभी हुकूमत के साथ नहीं ये बात मानता और मैंने प्रोटेस्ट अपनी राइट एक्सरसाइज करनी है, और उसमें फिर खदशा होता है सिविल वॉर का, स्ट्राइफ का, लोगों को पे तशद्दुद और काउंटर तशद्दुद का, और मसाइल बहुत बढ़ सकते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन में अदालतें जो हैं वो फिर, क्योंकि उनका एक ज़िम्मेदारी है कि वो आइन के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी गारंटी करे, उनकी प्रोटेक्शन करे, उनकी हिफाजत करे। तो उस चीज़ के लिए फिर सेकंड ऑप्शन ये रह जाती है कि आप अदालत से रुजू करें और कहें कि हम पुरअमन एक मार्च करना चाह रहे हैं, पुरअमन हम एक जलसा करना चाह रहे हैं, ताकि लोगों को हम प्रोटेस्ट कर सकें। तो अली जफर साहब, अदालत आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखेगी, क्योंकि अभी जो फर्स्ट फेज ऑफ योर मार्च है उसके अंदर अदालत की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी। H9 पार्क जाने की इजाजत दी गई थी, जिसका हुकूमत कहती है कि बिल्कुल हमने उस पर रास्ते खोले, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये कहते रहे अपने कारकुनान को कि आप डी चौक पहुंचे, और फिर बहुत सारे लोग डी चौक में पहुंच गए। तो अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी तो पहले भी हुई है, क्या इसमें आपका पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा? जी, सबसे पहले तो क्लैरिटी ये ले लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पास जाना हमारा हक है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जिम्मेदारी है
कि इस पे कोई ना कोई ऑर्डर फरमाएं। अब आपका दूसरा सवाल है कि जब ऑर्डर देख रहे होंगे या इस सारी चीज़ को एग्जामिन कर रहे होंगे तो अदालत हर किस्म की चीज़ ज़रूर देखेगी, मुझे कोई शक नहीं इसमें। वो ये भी देखेगी कि हमारी कितनी कमिटमेंट है कि ये पुरअमन होगा, पीटीआई की कितनी कमिटमेंट है कि ये पुरअमन एहतजाज होगा। वो ये भी देखेगी कि पास्ट रिकॉर्ड क्या है, वो ये भी देखेगी कि हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमत ने किस तरह पिछली जो मार्च थी उसमें जो पुरअमन हम कह रहे थे उसको किस तरह एक तरह से जुल्म ढाया लोगों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिन करेगी और फिर एक फैसला करेगी। को मकाम अगर मुंतखब कर लिया जाए और आप भी क्लियरली ये कहें अपने कारकुनान को कि आप उस प्रेमिसेस को ब्रीच नहीं करेंगे, आप रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, डी चौक में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कंटेनर से ये कहा जाए कि फौरी तौर पर आप डी चौक पहुंचे और फिर कारकुनान वहां उस प्रेमिसेस को और फिर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाएं, तो अदालत इसको तो एग्जामिन करेगी ना सर। कोई भी मार्च हो, चाहे हम करें या कोई और करे, जो कि पुरअमन नहीं होती, तो फिर उस वक्त हुकूमत अपनी जो एक्सरसाइज है पावर कर सकती है, उस वक्त वो टेयर गैस कर सकती है, उस वक्त वो रोक सकती है अगर कोई तोड़ फोड़ करना चाहे। देखिए ना सर, आप साहिब राय हैं, आपका अपना एक लीगल व्यू पॉइंट है। अब जब ये बात की जाती है कि एग्जेक्टिव के ऑर्डर्स हैं और एग्जेक्टिव के मामलात में या रियासती अमूर में, ऑब्वियसली ये तो एक रियासत का इदारा है, लेकिन एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं होगा, इंटरवेंशन नहीं होगी कि कोर्ट को ये कहा जाए, फिर कोर्ट इसको नहीं एग्जामिन करेगी। नहीं जी, कोर्ट जो है, कोर्ट का चूंकि एक हमारे आइन में इतना यूनिक नहीं है, और भी मुल्कों में है, और मैं आपको एग्जांपल्स अभी देता हूँ, लेकिन आइन में हमारे बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आर्टिकल 184(3) के तहत अगर कोई भी बुनियादी हक जो है, किसी भी बुनियादी हक, चाहे फ्रीडम ऑफ असेंबली हो, स्पीच हो, जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसको कोई हुकूमत रोकने की कोशिश करे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो वो फिर अदालत नहीं सर, उसमें ये स्टेप इन बात करती आपकी है। दुरुस्त है सर। मैंने आगाज में कहा कि बुनियादी हुकूक का मामला है, बिल्कुल जस्टिफाइड है यहां तक, लेकिन इसमें तो अदालत का रोल एडवाइजरी होगा ना, एडवाइस दे सकती है। नहीं, आइन की तशरीह हो चुकी है इसके ऊपर और बताया गया है, अदालत के फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये कहा गया है अदालत ने कि आप अपनी पॉलिसीज और अपनी जो प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक आपको, हुकूमत का फर्ज है कि वो जलसे, अगर कोई भी जलसा करना चाहता है उसको जलसा करने दें। अरेस्ट नहीं कर सकते आप टीयर गैस नहीं कर सकते एक पुरअमन एहतजाज पे। बाकी आप अपने प्रोसीजर्स जो हैं वो बिल्कुल फॉलो करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक धरना, मार्च या फिर सिट इन से आगे बढ़कर कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं दे पाई। हम जब बात होती है 126 रोज के धरने की होती है और फिर धरना देने की या सिट इन करने की बात होती है, इसके अलावा आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो इन 6 रोज के अंदर कम से कम कारकुनान के साथ शेयर होती या उसके ऊपर प्लानिंग शुरू हो जाती। जी देखिए, अब आप लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। अल्टीमेट एम जो है इस सारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज का, वो ये है कि मकसद भी तो होना चाहिए आपको। एम ये है कि हम इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं और इलेक्शंस एक जमहूरी अमल है, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि हम कहते हैं कि इलेक्शन वक्त आ गया है, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी क्राइसिस हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बाकी जो उसकी मुख्तलिफ शाखें हैं उस पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज की, आपने अगर मार्च कर लिया है, धरना देकर देख लिया है, आप जेल भरो तहरीक कर सकते हैं, वाला आप अपने कारकुनान को कहे ठीक है गिरफ्तारियां देते हैं, इससे भी एक प्रेशर माउंट किया जा सकता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के ऊपर। तो क्या इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी बनाने का इरादा नहीं रखते आप, या कोई ऐसा प्लान बी नहीं है आपकी ज़हन में? जी अभी तक वो प्लान बी मुशावरत से ही होगा, चेयरमैन साहब फैसला करेंगे और फिर बाकी जो हमारी कोर कमेटी है उसकी इनपुट भी आएगी। लेकिन ऑब्वियसली हर पॉलिटिकल पार्टी का प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है, लेकिन वो वक्त पे डिस्क्लोज किया जाता है। अभी फिलहाल तो प्लान ए जो नज़र आपको आ रहा है वो इसी रैली का ही है। बहुत सारे मामलात बड़ी तेजी से पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पार्लियामेंट के अंदर होगी, मुशावरत के साथ बेहतर सह होगी और मामलात बेहतर अंदाज में अपनी मर्जी से करा सकेंगे? जी देखें, बेस्ट तो ये होता है कि सारे मामलात आइडियली तो पार्लियामेंट में ही हों, कोई रिज़ाइन ना करे और पार्लियामेंट ही रिजॉल्व करे, और आपकी आवाज़ भी फिर पार्लियामेंट में एक तरह से होती है, आप डिबेट भी कर सकते हैं। लेकिन वो वक्त अब गुजर चुका है क्योंकि रेजिग्नेशंस आ गई हैं। हालांकि कानूनी तौर पे अभी तक वो वापस हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं नज़र आता कि वो होंगी, क्योंकि एक मौक़िफ़ लिया गया है
और क्लियर मौक़िफ़ है, अब उसकी रिवर्स नहीं हो सकता वो पॉलिटिकली, और वो ये है कि हमने रिज़ाइन करना है नेशनल असम्बली से, क्योंकि हम नेशनल असम्बली को रिकग्नाइज़ नहीं करते और ये एक स्ट्रेटजी है इलेक्शंस में जाने की। तो ये तो एक पॉलिटिकल है। जहां तक तो सर इससे देखें ना, इलेक्शन हुकूमत को आपने सर वाइड ओपन एक फील्ड तो दे दिया है कि जहां पर हुकूमत जो चाहे कर सकती है, फ्रेंडली ऑपोजिशन इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटेड पोजीशन भी ये है कि डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से हमें तो कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया रेजिग्नेशंस के हवाले से कासिम सूरी साहब की तरफ से, और इस वक्त जो प्रोसेस है उसमें जो करंट स्पीकर है वो अपने चैम्बर में बुलाकर पार्लियामेंटेरियंस को जो इस्तीफे देने का इरादा रखते हैं उसकी तौसीक कराना चाहते हैं 6 जून से। क्या इस प्रोसेस को भी कंप्लीट नहीं करेंगे एंड दिस इशू विल रिमेन हैंगिंग इन द एयर? देखिए जी, ये प्रोसेस तो आइन में और एक उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, वो बड़ा क्लियर है कि रेजिग्नेशन के बाद 2-3 स्टेप्स होती हैं। एक स्टेप तो पहली स्टेप तो ये है कि जो स्पीकर है हाउस के नेशनल असेंबली के, उनको तस्दीक करनी पड़ती है कि क्या ये वाकई ही रेजिग्नेशन की है जिसने, और वो मानते हैं कि रेजिग्नेशन ओन करते हैं अपनी रेजिग्नेशन के नहीं। उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि वो खुद बुला के तस्दीक करा लें। दूसरा, अगर कोई नहीं जाना चाहता तो अपने अटर्नी के थ्रू वो कंफर्म कर सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगी कि वो जो स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है जो भी है, वो रेलेवेंट पर्सन इलेक्शन कमीशन को भेजेगा और इलेक्शन कमीशन ने फिर रेजिग्नेशन के बेसिस पे डीसीट कर देना है। तो ये एक प्रोसेस आइन का है और यही फॉलो होगा कि इसमें कोई बट सर दिस प्रोसेस हैजंट बीन फिनिश्ड येट। अभी ये तो प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी वो प्रोसेस कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ कि स्पीकर जो हैं वो तस्दीक करना चाहते हैं और उन्होंने बुलाया है सबको। अब देखना ये है कि कितने जिन्होंने रिजाइन किया है वो कितने खुद जाते हैं, कितने अटर्नी के थ्रू जाते हैं। वो मेरा ख्याल है बैचेस में होगा और जल्द ही ये मामला कंप्लीट हो जाएगा। सर लास्टली मुझे बता दें कि पार्टी की कोर कमेटी का क्या फैसला है? अपने लोगों को जाने देंगे स्पीकर चैम्बर के अंदर ताकि वो जो कानूनी प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, उसको फॉलो करे और वो कंप्लीट हो सके, या फिर आपको लगता है कि बिलाखिर तहरीक इंसाफ भी फैसला करेगी कि असेंबलियों में बैठना चाहिए? जी, मेरी तो जिस तरह मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये रिवर्सल, एक बार फैसला कर लिया है कि रिजाइन करना है तो फिर उस प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये रिवर्स होता नजर नहीं आ रहा फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अली जफर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है। इसके बाद क्या महंगाई मोर से भी ज्यादा हो जाएगी? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहबाज हुकूमत के 2 माह में जहां तिजारती खसारा रोज बरोज बढ़ रहा है, रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, वहीं महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। मुल्क में मई के दौरान महंगाई की शरह तकरीबन 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर यानी 13.76% तक जा पहुंची है। वजारत खजाना ने गुज़श्ता हफ्ते जारी होने वाली एक रिपोर्ट में गुज़श्ता माली साल के दौरान पायदार नमू के हुसूल में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में से बुलंद बैरूनी खसारे, शरह मुबादला की कदर में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल जैसे दीगर अवामिल के साथ तेजी से बढ़ती हुई अफराते ज़र को नुमाया किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि अफराते ज़र में इजाफे का बुनियादी सबब अशिया की बैन अल-अक़वामी कीमतों में इजाफा और शरह मुबादला में नुमाया कमी थी। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली के लिए वसी पैमाने पर इकदाम करने की जरूरत है, जिसके लिए ईंधन की कीमतों में 25% इजाफे के हुकूमती फैसला जो हुकूमत फैसला कर चुकी है वो नाकाफी है, अभी मजीद बढ़ाना पड़ेगा। IMF ने ईंधन और तवानाई की तमाम तर सब्सिडीज को वापस लेने का मुतालबा भी दोहरा दिया है, क्योंकि अभी तक सब्सिडीज पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर इंटैक्ट हैं, उनको रिवर्स करना पड़ेगा। गुज़श्ता बुध पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल पर फी लीटर सब्सिडी कम होकर 17 रुपये हो गई थी। वजारत खजाना के एक एहलकार ने बताया कि 1 जून से कीमतों में कोई तब्दीली न होने पर सब्सिडी की रकम एक बार फिर बढ़कर 44 रुपये फी लीटर हो गई है। और ज़राए का कहना है कि IMF बिजली की 5 रुपये फी यूनिट सब्सिडी वापस लेने का मुतालबा कर रहा है, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 माह के लिए दी थी। पाकिस्तान को बिजली की कीमतों में सालाना बेस टैरिफ की वजह से भी इजाफा करना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी कराई थी कि ईंधन की कीमतों में 30 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद IMF के साथ अमले की सतह पर होने वाले मुआहदे को मुकम्मल करने में चंद घंटे लगेंगे, लेकिन लगता है कि IMF अभी इन इक़दामात से खुश नहीं है।
मिफ्ता इस्माइल ने जून में मुआहदे को हतमी शक्ल देने की उम्मीद जाहिर की थी, ताहम IMF के बयान से पता चल रहा है कि मुआहदा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान दूसरे इकदाम नहीं करता, जिसमें IMF के साथ अगले माली साल की टैक्स तजावीज़ और बजट के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक़ राय तक पहुंचना भी शामिल है। अब जहां हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है, वहीं मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। पावर डिवीजन के जराये के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब तकरीबन 28,200 मेगावाट हो गई है और रसद 21,200 मेगावाट है, जिसके बायस शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट से भी तजावुज कर गया है। और जराये के मुताबिक पन बिजली से 4,635 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 1,060 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, जबकि IPP से 9,677 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। जराये के मुताबिक तेल, गैस, कोयले की किल्लत के बायस मुतअद्दिद प्लांट्स बंद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और ज्यादा लाइन लॉसेज वाले इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। ऐसे में हुकूमती वज़रा के बयानात जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत तवानाई मुसद्दक मलिक ने गुज़श्ता रोज मोहम्मद अब्दुल कादिर की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में कहा कि हुकूमत के पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं है, लोड शेडिंग कैसे दूर करे। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने भी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस लोड शेडिंग के खात्मे से मुताल्लिक ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास नहीं है, वसाइल फराम कर दें तो 48 घंटों में लोड शेडिंग सफर हो सकती है। में इस वक्त बिजली बनाने की सलाहियत भरपूर मौजूद है। अगर वज़ीर आज़म हमें वो जो मतलूबा मालियात वसाइल फराहम कर दें तो 48 घंटे में बिजली की लोड शेडिंग सफर हो सकती है। कोई वजीर कह रहा है कि हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था 1 मई से 0 लोड शेडिंग होगी, फिर कहा था कि बंद पावर प्लांट्स चला दिए गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि पावर प्लांट्स फिर बंद हैं, लाइन लॉसेज है, पैसे मौजूद नहीं है, वसाइल हों तो 48 घंटों में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने शहबाज हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत का पैसा तमाशबीन अय्याशियों पर लुटा रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़रा और वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे PTI हुकूमत के 3.5 साल दौर से ज़्यादा है। हुकूमत का पैसा अय्याशियों पर लुटाया जा रहा है। फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि हुकूमत तरक्याती बजट रोककर मीडिया को इश्तिहारात दे रही है, इससे अहमकाना पॉलिसी क्या होगी। अब इस हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में कहा है कि कल उनके वजीर साहब फरमा रहे थे कि जहर खाने को पैसे नहीं है, करोड़ों रुपए कौम के इश्तिहारात पर अपनी अय्याशियों, कैंप ऑफिसेज और अल्लो तल्लो पर ज़ाया हो रहे हैं। लूट मार, चोरी, करप्शन तो आपकी यानी छोड़ नहीं सकते, वो आपकी घुट्टी में है। कौम को बेवकूफ़ और जाहिल समझना छोड़ दें, ये 90 की दहाई नहीं है। अब इस पर यानी इस वक्त की अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद तनकीद का निशाना बना रही है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को। अगर ये बहरान इसी तरह से जारी रहता है और हुकूमत इसको काउंटर फाइट नहीं कर पाती और फिर यह ऐलान करती है कि हम ये मुद्दत पूरी करेंगे, तो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल दिखाई देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त दौरे तुर्की पर हैं, तुर्की गए हैं, तनकीद बहुत हो रही है, लेकिन वहाँ से लेकर क्या आएंगे, फिर IMF के साथ कितनी जल्दी हम प्रोग्राम में वापस चले जाएंगे और उसके बाद हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद को आ जाएंगे, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। ये सब कुछ हमारी इकोनॉमी के साथ मशरूत दिखाई दे रहा है। जितनी जल्द इस पर काबू पाया जाएगा इन चैलेंजेस के ऊपर, उतना हुकूमत के लिए बेहतर होगा। एक ब्रेक शामिल करेंगे, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आलम पर इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन जो फ्री ट्रेड मुआहिदा है उसकी बाज़गश सुनाई दे रही है। इसके बाद पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का प्रेशर कितना बढ़ेगा, इस मामले पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अरब ममालिक और खलीजी रियासतों का एक एक करके इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल में जहां पाकिस्तान के वफ्द की इसराइल जाने और इसराइल की जानिब से सरकारी तौर पर वफ्द का इस्तकबाल करने का मामला मीडिया की शह सुर्खियों में है, वहीं मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए हैं, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त गर्दाने जा रहे हैं। इसराइल के वज़ीर मईशत और सनत नारबाहू और उनके अमाराती हम मनसब की जानिब से कई माह के मुज़ाकरात के बाद इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। अब्राहम अकॉर्ड के अंडर यह मुआहदा डिस्कस हुआ है। इसराइल का किसी भी अरब मुल्क के साथ ये पहला फ्री ट्रेड मुआहदा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब से बढ़ने का इम्कान है, जबकि मुआहदे के तहत 96% मसनूआत पर कस्टम ड्यूटीज़ खत्म की जाएंगी। और इस मौके पर दोनों तरफ से फरीकैन की जानिब से इस मुआहदे को खुशाइंद और मिसाली मुआहदा करार दिया जा रहा है। अगर अब्राहम अकॉर्ड की बात की जाए तो ये 2020 के जो अमेरिकन मीडिएशन के अंदर गल्फ कंट्रीज़ UAE और फिर इसराइल के दरमियान मुआहदे हुए थे, उसकी कॉन्टिन्यूएशन है। और उस वक्त जो है
वो बहरीन की तरफ से, मराकश की तरफ से एक अकॉर्ड कर दिया गया था, लेकिन अब यूएई की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह फ्री ट्रेड मुआहिदा किया गया है। यूएई की तरफ से भी इसको बड़ा खुशकुन करार दिया जा रहा है कि वो जो कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी, अब वो कस्टम ड्यूटीज़ पे नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि ईजिली दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत हो जाएगी। और फिर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो तिजारती हजम है वो 5 सालों के अंदर कुछ $10 बिलियन सालाना का होगा। तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों तरफ इकॉनमी को इस वक्त बेहतर करताना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो अमेरिकन मीडिएशन है, फिर जैरेड कुशनर जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, उनकी तरफ से जो सेंचुरी अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद ये अब्राहम अकॉर्ड, और अब्राहम अकॉर्ड के सिलसिले में ये फ्री ट्रेड मुआहिदा होना, ये इस कॉन्टिन्यूशन में अगला हदफ ये होगा कि सऊदी अरब को भी इस पर कायल किया जाए कि वो इसराइल के साथ कोई तिजारती मुआहिदा करे। यानी जो इस वक्त खलीजी रियासतें हैं वो मिलकर नेक्स्ट सऊदी अरब को कायल करने की कोशिश करेंगी कि वो भी इसराइल के साथ आए इस एग्रीमेंट के अंदर। और ना सिर्फ खलीजी रियासतें करेंगी बल्कि उनके साथ जो इसराइली ट्रेड पार्टनर है वो भी होगा। और अमेरिका जिसकी ऑलरेडी हेजिमनी है, जिसकी मीडिएशन में ये सब कुछ हो रहा है, जिसका प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, वो भी प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ उस वक्त में हो रहा है कि जिस वक्त हमारे यहाँ एक पाकिस्तानी वफ्द के इसराइल पहुँचने पर काफ़ी वावेला हो रहा है, काफ़ी सियासत हो रही है, दोनों तरफ से शोर मचाया जा रहा है। और हमारे यहाँ तो यहूदी एजेंट कार्ड इसराइल के हवाले से क्लेम करके एक दूसरे को ताने तिशने देकर काफ़ी पॉलिटिकली माइलेज लेने की कोशिश की जाती है। इमरान खान साहब जब कंटेनर पर चढ़े तकरीबन 8 साल के बाद, तो उनकी तरफ से भी इस वफ्द की इसराइल पहुंचने पर बात की गई, और फिर मरियम नवाज साहिबा की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपके सामने रखता है। तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इसराइल गया, पहली दफा इसराइल गया, उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। इसराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं बाशऊर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही है। अचानक नई बात आई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने शायद कोई वफद इसराइल भेजा है। कतई नजर इस बात से कि इसने क्या इल्जाम दिए, इसके अपने लोग उस वफद में शामिल है जो इसके फाइनेंसियर्स है। उसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान आज भी अपने फलस्तीनी बहनों और भाइयों के साथ खड़ी है। इसराइल से बात करना तो क्या, कभी मुड़ के इसराइल की तरफ नहीं देखेगी। पाकिस्तान में अगर कोई वाहिद शख्स है जिसके ताने बाने सीधे इसराइल से मिलते हैं, जिसके खानदानी लिंक्स और कनेक्शंस इसराइल के साथ है, उसका नाम है इमरान खान। अब गुज़श्ता रोज़ यूट्यूबर से बात करते हुए इमरान खान साहब का कहना है कि उनकी हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने का बड़ा प्रेशर था। अब जबकि खलीजी रियासतें ये ट्रेड मुआहिदा कर रही हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान पर कितना प्रेशर होगा और सऊदी अरब के आने के बाद क्या प्रेशर होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।